के मन में कानून का भय होना चाहिए। अंदर से डरे हुए लोग हैं, ये तो अपराधी हैं, लेकिन हम समझते हैं कि न्यायालय से दंड मिलेगा। मेरा यही एक कहना है कि चाहे न्यायालय हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, इसको जिंदा ना छोड़े। मैं न्यायपालिका से यही कहूंगी कि इन्हें फांसी की सजा दे। अतीक अहमद ने आज जेल से बाहर निकलते ही आशंका जताई, कुछ बताया था कि उनकी तबीयत खराब है, एनकाउंटर कर देंगे। आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा सही कहा है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। माफिया अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस की टीम प्रयागराज जिले में प्रवेश कर चुकी है। कड़ी सुरक्षा घेरे में अतीक अहमद को लाया जा रहा है। कल यानी 28 मार्च को माफिया अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है, जहां उमेश पाल किडनैपिंग केस में कल फैसला आने वाला है। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पहला केस जिसमें कन्विक्शन होगा। इस बीच कई लोग आशंका जता रहे थे कि सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनने लगे थे। यहां तक कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक ने कह दिया था कि सीएम ने मंत्रियों को बता दिया होगा कि गाड़ी कहां पलटने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और अतीक जैसे माफिया को यह कभी शहीद नहीं बनने देंगे। अतीक पर बने इस फुल प्रूफ प्लान से अखिलेश भी हैरान है। अपराधियों के मन में कानून का भय होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और मजबूत हो रहा है और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश में भयमुक्त समाज देंगे। अतीक ने बीच सफर में कहा काहे का डर, लेकिन डर तो उसे है, ये उसके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे एक बारगी तो लगा कि माफिया अतीक अहमद की गाड़ी पलटने वाली है। अतीक का काफिला जब बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अतीक का वैन सड़क क्रॉस कर रहे एक जानवर से टकरा गया। वैन ड्राइवर की समझ से एक बड़ा हादसा टल गया। अब अगर सोचिए कि कोई हादसा हो जाता तो लोग तो यही कहते कि गाड़ी पलट गई। यह तस्वीर आप देखिए, तेज गति से जा रहा वाहन, कैसे उसके आगे जानवर आता है और उसके बाद एक बड़ा तेज का झटका लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन और कहा यह जा रहा है कि योगी काल में माफिया बेहाल है। यूपी में अतीक अहमद आतंक का दूसरा पर्याय था, लेकिन जब से यूपी में योगी राज आया तब से अतीक और उसका पूरा कुनबा परेशान है। उमेश पाल की मां और पत्नी अब अतीक अहमद पर चूंकि कार्रवाई हो रही है तो दोनों उसके लिए मौत की सजा की मांग कर रही हैं। इस बीच अतीक की बहन को अतीक के एनकाउंटर का डर सता रहा है। सुनिए। तो मेरा यही एक कहना है कि चाहे न्यायालय हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, इसको जिंदा ना छोड़े। अगर इसको काउंटर कर दे, फांसी हो जाए, अगर ये मारा जाता है तब मेरे दिल को तसल्ली होगी। अतीक अहमद ने आज जेल से बाहर निकलते ही आशंका जताई, कुछ बताया था कि उनकी तबीयत खराब है, एनकाउंटर कर देंगे। बिल्कुल, हमने भी देखा है? हमने भी देखा वो उनको। अच्छा, उस पर आपको क्या कहना है? अब जो उन्होंने कहा सही कहा है। आपको क्या लगता है? जो उन्होंने कहा सही कहा है, बिल्कुल। तो मैं न्यायपालिका से यही कहूंगी कि इन्हें फांसी की सजा दे, या सरकार या फिर जो है ये सुरक्षा में जो लगे हैं सब, ये सब लोग जो भी हैं इनको खत्म करें, चाहे जैसे भी करें। उमेश पाल जिसकी हत्या कुछ दिनों पहले हुई, उसी की साल 2006 में किडनैपिंग और उस केस में पहला फैसला आने वाला है। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अतीक अहमद डरा क्यों है, क्यों यह मामला काफी अहम है। क्या कारण है कि जब उसे यूपी लाया जा रहा है तब से उसके चेहरे पर डर और दहशत का साया दिखाई दे रहा है। ये सारी बातें आपको ध्यान से देखनी चाहिए। 100 से ज्यादा आपराधिक केस है, अभी तक किसी मुकदमे में कन्विक्शन नहीं हुआ उसके खिलाफ। यह पहला फैसला उसके खिलाफ आने वाला है। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट कल फैसला सुनाने वाली है और इसीलिए 23 तारीख को कोर्ट ने कहा था अतीक अहमद को अदालत में पेश किया जाए। उमेश पाल किडनैपिंग केस में कल फैसला। अतीक पर धारा 364A के तहत केस दर्ज हुआ है और इस धारा में आजीवन कारावास के साथ साथ ध्यान रखिएगा फांसी की सजा का भी प्रावधान है। और यही वजह है कि जब से यह केस दर्ज हुआ था अतीक अहमद चाहता था कि उमेश पाल गवाही ना दे और दबाव था अतीक का। उमेश पाल को लगातार गवाही से अतीक अहमद रोक रहा था। गवाही अगर नहीं होता, केस अगर सॉलिड नहीं बनता तो अतीक अहमद के बचने की उम्मीद थी। सीएम योगी के एंटी माफिया रिकॉर्ड का भी अतीक अहमद को जाहिर सी बात है डर है।
आपको हमने बताया कि अतीक को प्रयागराज क्यों लाया जा रहा है, क्यों उसके चेहरे पर डर है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसमें भी राजनीति दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी न्याय के लिए नहीं बल्कि वोट के लिए काम करती है। पहले आप अखिलेश के इस बयान को सुनिए। अभी मुझे जानकारी मिली है केवल प्रतापगढ़ में 40 से ज्यादा प्रधानों पर मुकदमे दर्ज हो गए, क्योंकि वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें रास्ता दिखाई दे रहा है कि मुकदमे दर्ज करिए, सरकार उनकी है। पहले तो सरकार बेईमानी करती है और अगर बेईमानी के खिलाफ आप खड़े हो जाएं तो प्रशासन से आप पे मुकदमा लगवा देते हैं। ये नए तरह का मॉडल है। और अभी जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव में जिस तरीके का एक तरफा सरकार के निर्देश से चुनाव हो गया, अन्याय इतना हो रहा है कि अगर आप न्याय के लिए जाएंगे तो आपको न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। ऐसे में आज के बड़े सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है वो आपके सामने रखता हूं। पहला बड़ा सवाल, अतीक के आतंक के अंत का क्या ये काउंटडाउन है? सवाल यह भी कि अतीक पर फाइनल एक्शन किस किस को टेंशन है? सवाल यह भी कि ऑपरेशन मिट्टी में मिला दूंगा में अतीक का नंबर आ गया क्या? उत्तर प्रदेश में अतीक का आतंक तय है। इन सभी सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा आगे बढ़ने वाली है। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ सुब्रत पाठक है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कन्नौज से। करण वर्मा जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। राजकुमार भाटी जी स्टूडियो में मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे शुरुआत करता हूं राजकुमार भाटी जी। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है, वोट बैंक की चिंता, उसी लिए तो ये विरोध किस लिए? ये भी तो वोट बैंक के लिए नहीं। सरकार से बताया तो सही उन्होंने, ये भी तो बताया कि किस लिए उम्मीद नहीं है कि 40 प्रधानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। एक व्यक्ति ने एक सारस जो घायल अवस्था में थी उसकी सेवा की, उसकी मरहम पट्टी की, उसे दाना पानी खिलाया। वो सारस उसके घर आने जाने लगी, जंगल में भी जाती थी, घर भी आती थी। सरकार ने उस सारस को जब्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दी और उसके खिलाफ मुकदमा, जबकि उसे इनाम दिया जाना चाहिए था। तो उस व्यक्ति ने वन्य जीव प्रेम दिखाया, पक्षी की सेवा की और उससे इतना हिलमिल गया तो उसे इनाम दिया जाना चाहिए था। तो ये सरकार किस लिए क्या कर रही है? सरकार का ऐसा लगता है कि सनक उठती है। मेरा आपसे सवाल सारस को लेकर था। नहीं, आपने जो सवाल पूछा कि अखिलेश जी ने सवाल किस लिए उठाया, इसलिए सवाल उठाया, न्याय की उम्मीद इसलिए नहीं। अखिलेश यादव जी ने आखिरी में कहा, चूंकि अतीक को लेकर भी सवाल था, उन्होंने कहा वोट बैंक के लिए सब कुछ हो रहा है। अतीक अहमद के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनमें उसे, जैसे आपने अभी बताया कि एक मुकदमे में जो अपहरण का है जिसमें कल सुनवाई होनी है, नहीं फैसला आना है। हाँ, फैसला आना, आजीवन कारावास भी हो सकती है, फांसी हो सकती है। आजीवन कारावास हो या फांसी हो, दूसरे मुकदमों में भी सजा हो, सख्त से सख्त सजा हो, किसी को कोई सहानुभूति। तो कल अखिलेश यादव क्यों कह रहे थे कि 3-4 साल बाद पता कर लेंगे, गाड़ी पलट जाती है, अपने मंत्रियों को बता दिया गया होगा? कल कह रहे थे, उसे अब भी मैं दोहरा देता हूं, न्यायतर तरीके नहीं अपनाए जाने चाहिए। आप अतीक के साथ खड़े हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं खड़े हैं। ना हम अतीक के साथ खड़े हैं, ना किसी अपराधी के साथ खड़े हैं। तो अतीक को इतना बड़ा लेकिन कैसे बना दिया? न्यायपालिका और असंविधान को धता नहीं बताना चाहिए। क्या देश का कानून छोटा पड़ गया है? भाटी जी, उसका क्या करना है? न्यायोचित तरीका क्या है? पुलिस सरकार देखेगी, कुछ गलत होगा तो उसके लिए अदालतें हैं। लेकिन अतीक की बार बार पैरवी क्यों? गाड़ी पलट जाएगा, इस बात का जिक्र कल अखिलेश यादव ने क्यों किया? पैरवी नहीं है राकेश जी, बार बार इस बात को मत दोहराओ। मैंने कह दिया अतीक की कोई पैरवी नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। जब आप लोगों ने किसी अपराधी से कोई सहानुभूति नहीं। क्या उसकी छवि साफ सुथरी थी? देखिए, जो आप कह रहे हो, जब इस तरह के तरीके अपनाए जाने लगते हैं तो होता क्या है? 26 सितंबर को आगरा में फौज की भर्ती थी। मुरैना मध्य प्रदेश से एक लड़का 21 साल का नौजवान, जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, भर्ती होने के लिए आया, आकाश गुर्जर नाम का। उसको आगरा पुलिस ने मुठभेड़ दिखा के मार दिया कि ये खनन माफिया था, खनन कर रहा था। उनके परिवार वालों ने, उसकी मां ने भागदौड़ की, सबूत जुटाए। अभी 2 दिन पहले आगरा की सत्र न्यायालय ने आदेश किए हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। बिल्कुल। अगर क्या योगी आदित्यनाथ उस बच्चे को वापस ला सकते हैं जो निर्दोष नौजवान की हत्या कर दी? सुनिए, अगर पुलिस गलत करेगी, अदालतें हैं, फैसला देगी। अगर पुलिस किसी का गलत एनकाउंटर करती है, 2017 में नाहिद हसन को टिकट देते हैं, अतीक मुख्तार को आप लोगों ने सपोर्ट किया। मुख्तार का बेटा अब्बास बीते विधानसभा चुनाव में कहता है, आने दो सपाइयों का शासन, बुलडोजर किस पर चलेगा देख लूंगा। किसके दम पर कहता है? कैसे उसकी हिम्मत हो जाती है? क्या अतीक मुख्तार, नाहिद हसन साफ सुथरी छवि के? किसने उनको बड़ा बना दिया? किसने सदन तक पहुंचाया? नाहिद हसन राजनीतिक व्यक्ति है। आजम खां, अब्दुल्ला आजम नाहिद हसन के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष में मुकदमे में फर्जी हुए हैं। राजनीतिक व्यक्ति तो अतीक भी है, अपराधी है। आप लोगों ने एमपी बना दिया, अपराधी को अलग रखो। आप लोगों ने एमपी बना दिया भाटी जी, वो भी राजनीतिक व्यक्ति है। और उस फूलपुर से
उस फुलपुर से टिकट दिया साहब जहां से पंडित नेहरू चुनाव लड़कर जीते थे, संसद पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो 250 विधायक 350 विधायक हैं उनमें 111 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे। देखिए आप अतीक को डिफेंड करने लगे। अरे आप ये कह रहे हैं कि हमने अपराधी को दे दिया, तो 111 मुकदमे हैं जी। बीजेपी के समाजवादी पार्टी को लाइसेंस मिल गया गलत करने का। सुनिए आप साहब मिसाल पेश करते, बीजेपी अपराधियों को टिकट दे रही है, समाजवादी पार्टी नहीं देगी। समाजवादी पार्टी ने 2016 में अतीक अहमद शामिल होना चाहता था, अखिलेश जी ने मना कर दिया था। आपने कब टिकट दिया था? आपने कब टिकट दिया था? बीपी यादव शामिल होना चाहता था, अखिलेश जी ने मना कर दिया था। आप इतिहास में घूमते रहेंगे, वर्तमान में नहीं आएंगे। रिकॉर्ड है उसके। आप तथ्य सुनना नहीं चाहते। अतीक के इतिहास की बात हो रही है और उसी इतिहास में केस जिस पर कन्विक्शन होने वाला है। भाटी जी आप केवल परसेप्शन परोसना चाहते हैं, तथ्य सुनना नहीं। मैं परसेप्शन नहीं परोसता। जो मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 52 विधायकों में से 22 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। 111 विधायकों के खिलाफ, 22 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे। मैं कह रहा हूं बीजेपी सबसे खराब पार्टी। मैं कह रहा हूं बीजेपी सबसे खराब पार्टी, गलत नेता। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके हिसाब से कह रहा हूं। अभी तो कह रहे हो आप, मैं कह रहा हूं नहीं, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी सबसे ज्यादा आपराधिक पार्टी। मैं किसी को नहीं कहूंगा, सुनिए ना बीजेपी के लिए ना आपके लिए। एक तथ्य मैं आपको भी नहीं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी सबसे खराब पार्टी। एक तथ्य और सुनिए, एक एमपी एमएलए कोर्ट बनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कि जिसमें तुरंत फैसले होंगे और सजा होगी एमपी और एमएलए को। उत्तर प्रदेश में जिन जिन लोगों की सदस्यता गई है उनमें 2 समाजवादी पार्टी के हैं, आजम खान, अब्दुल्ला आजम। उन्होंने काहे में सजा हुई है? आजम खान को भाषण देने पे, अब्दुल्ला आजम को मार्कशीट के मामले में। बीजेपी के 5 लोगों की सदस्यता गई है, 5 लोगों को सजा हुई है। काहे में हुई है? कुलदीप सेंगर को रेप में, विक्रम सैनी को दंगे में, अशोक चंदेल को हत्या में, खब्बू तिवारी को 420 में। यानी 420 रेपिस्ट और हत्यारे तो बीजेपी में भरे पड़े हैं और आरोप आप समाजवादी पार्टी पर लगाओगे। समाजवादी पार्टी साफ सुथरा है। कौन? जब आपने फिर अतीक पे आ जाते हो आप। सुथरा था अतीक को आप फांसी दो। अतीक साफ सुथरा था जब आपने टिकट दिया। भाटी जी एक लाइन में जवाब दीजिए। मैं पाठक जी का रुख करूंगा। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 12 मुकदमे थे। साफ सुथरा था जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 12 मुकदमे थे ना। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री क्यों बनाया बीजेपी ने? क्यों बनाया मुख्यमंत्री? जब आपने टिकट दिया बीजेपी ने क्यों मुख्यमंत्री बनाया? आपने दिया था कि नहीं? क्यों मुख्यमंत्री बनाया योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमे, अपने मुकदमे योगी जी ने खुद वापस ले लिए। बहुत नहीं, मैं तालियां हो गए आपके लिए। भाटी जी तालियां आपके लिए। भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है, बीजेपी अपराधियों को ज्यादा संरक्षण देती है। भाटी जी ने अतीक अहमद और योगी आदित्यनाथ को एक तराजू में तौल दिया। आप गलत बात मत कहिए। आपने यही बात कही है। का कोई समर्थन नहीं। अभी यही बात आप बिल्कुल गलत बात, लगातार गलत बयान कर रहे हैं। अतीक अहमद से हमें कोई सहानुभूति नहीं है। ठीक है, वो दिख रही है। लेकिन बीजेपी ज्यादा अपराधियों को मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। ये आंकड़ा है। अब अरे भैया इतनी देर से बोल रहे, शांत रहो, सुनो। देखो ये सामाजिक पूरे मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं ये लोग। यही कारण है। टिप्पणी मत करिए सांसद जी, मर्यादा में रहिए। तुलना कर रहे हैं मानसिक दिवालियापन आपका होगा। योगी जी के ऊपर मुकदमे किसकी सरकार में लगे? सांसद की तरह बोलिए। इस तरह की योगी जी के ऊपर मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार में लगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो मेरे ऊपर भी फर्जी मुकदमे लगे। कोई ऐसा भाजपा का नेता नहीं होगा जिसके ऊपर फर्जी मुकदमे न लिखे गए हो। और रही बात तो योगी जी के ऊपर अगर मुकदमा भी लिखा तो राजनीतिक मुकदमा लिखा। योगी जी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा नहीं है। रिवर फ्रंट घोटाला का मुकदमा नहीं है योगी जी के ऊपर। रिवर फ्रंट का किसी पे भी नहीं है। घोटाले का मुकदमा नहीं है जो कि अखिलेश जी के ऊपर है। समझ रहे हैं आप? तो कुल मिलाकर आप इस चीज को समझिए। और दूसरी बात रही अपराधियों की, तो अपराधियों को यदि समाजवादी पार्टी ने न पाला होता तो आज अपराधियों की स्थिति नहीं होती। कोई ऐसे ही मुख्तार नहीं बन गया, ऐसे अतीक नहीं बन गया, समाजवादी पार्टी ने बनाया। एक नहीं कितने उदाहरण है किस प्रकार से वो जो IPS अधिकारी है उसकी जब उसका एक दिन मैं वीडियो जब देख रहा था तो वास्तव में सुनकर एक अंदर से इतना खराब लगा। क्या ऐसी भी सरकारें हो सकती हैं जैसी सरकार समाजवादी पार्टी ने चलाई है उत्तर प्रदेश में? दंगा, माफियावाद, आतंकराज, आतंकवादियों की पैरवी, आतंकवादियों को भी छोड़ दो। तो ये सब समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, इतिहास रहा है, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने, योगी जी को उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू करने का उनको टारगेट दिया है और योगी जी उसको ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं। और जो भी सामने आएगा, सुब्रत पाठक क्या कारण है? एक चीज मैं क्रॉस कर रहा हूं, जैसे व्यक्ति को लेकर यदि अखिलेश यादव को दर्द हो रहा है
तो कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि भाई देखो, कोई जिसको पालता है, यदि आदमी एक कुत्ते के पिल्ले को भी पालता है ना, तो उसको कुछ कष्ट होता है, तो दर्द आदमी को भी होता है। तो इन्होंने तो इन माफियाओं को पाला है, तो स्वाभाविक है आज माफियाओं का अंत हो रहा है तो इनको दर्द होगा। ये दर्द स्वाभाविक है। सुब्रत पाठक जी, आपने भी थोड़े दिन पहले कहा था, आपने भी थोड़े दिन पहले कहा था गाड़ी पलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कल अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दिया होगा मंत्रियों को कि कब गाड़ी पलटने वाली है। अब ये देखिए बड़ी गजब है, लोग तो उम्मीद पाले बैठे थे कि गाड़ी पलटने वाली है। ये तो अतीक अहमद प्रयागराज में पहुंच चुका है, थोड़ी देर में नैनी जेल में भी वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, गाड़ी तो पलटी नहीं। आप देखो ना, उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही थी कि गाड़ी पलट जाए। मैं खुद चाह रहा था गाड़ी पलट जाए अब, लेकिन कोई मेरे चाहने से थोड़ा नहीं पलटता है, तो ऊपर वाला तय करता है। हो सकता है ऊपर वाले ने इनके लिए कुछ और तय कर रखा होगा, इनकी गाड़ी नहीं पलटेगी और कुछ इनके साथ में होगा। लेकिन आप ये मान के चलो कि जिन्होंने अपराध किया है उनको अंजाम तक तो वो पहुंचेंगे, कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना भी समाजवादी पार्टी घड़ियाली आंसू बहा ले, लेकिन ये अतीक अहमद बचने वाला नहीं है। सुब्रत पाठक जी, क्या और कुछ हो सकता है, इसका जवाब दीजिए, लेकिन ये तस्वीर बता दें। ये देखिए नैनी सेंट्रल जेल की ये सीधी तस्वीरें, जहां पर पूरी तैयारी है। प्रयागराज जिले की सीमा में प्रयागराज पुलिस की टीम अतीक अहमद को लेकर प्रवेश कर चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद नैनी जेल पहुंचने वाली है। वहां पर तैयारियां, पुलिस का भारी बंदोबस्त। सुब्रत पाठक जी, सवाल आपसे था, और कुछ क्या हो सकता है? नहीं, अरे और कुछ क्या हो सकता, फांसी हो सकती है, और कुछ हो सकता है। तो मानो जिस प्रकार का खौफ आज इस पहली बार इनको जीवन में लग रहा है, नहीं तो ये तो खौफ देते रहे, खौफ लिया कहां इन्होंने, पहली बार इनको खौफ हो रहा है। और खौफ में तो तमाम लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखो, कुछ जो ईश्वर ने तय कर रखा होगा, आप मान के चलो कि जब भी अपराध बढ़ता है तो ईश्वर उसकी व्यवस्था कर देते हैं, इनकी भी करेंगे, आप देखते जाइए। ठीक है, दानिश कुरैशी, पोस्टर मिले थे जब अभी अतीक के गुर्गों के घर ढाए गए, बुलडोजर चला, तो आपकी पार्टी के नेता और अतीक अहमद के एक साथ पोस्टर मिले थे, कोई हमदर्दी तो नहीं है आज? पांडे जी, सबसे पहले तो मैं कहूं कि आप जब रिपोर्ट बता रहे थे डिबेट शुरू होने के पहले, उसमें शायद यशपाल की माताजी का भी स्टेटमेंट था और भी एक किसी महिला का स्टेटमेंट था, मैं नहीं पढ़ पाया, शायद वो उनकी किस फैमिली से ही थी। देखिए, उनका ये मांग करना कि भाई चाहे किसी भी तरीके से इन्हें मार दिया जाए, मुझे लगता है कि ये योगी शासन के अंदर में जनमानस में इंसाफ से हटकर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मामला है उसकी छवि। दूसरे नंबर पे बात, पाठक जी यहाँ बैठे हैं, पाठक जी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप समझ रहे हैं, और क्या कह रहे हैं वो कि मैं भी यही चाहता था। पांडे जी, आप मुझे ये बताइए कि आप भी यही चाहते हैं कि गाड़ियां ही पलटी खा जाएं या कानूनन सजा मिले अपराधियों को, चाहे कोई भी अपराध हो। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर भी कह रहा हूं कि हमारे देश में आतंकवादी जिन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की, जो बाहर से विदेशों से आकर जिन्होंने हमारे मुल्क में हत्याएं की, उनको भी हमने कानून के मातहत सजा दिलवाई है। और ये जो बियॉन्ड द लॉ जाकर ये पूरी प्रक्रिया करने की मानसिकता ये जो बैठा रहे हैं ना, ये मुझे लगता है ना देश के लिए अच्छा है ना उत्तर प्रदेश के लिए। नहीं, दानिश कुरैशी, एक डेढ़ मिनट मैंने आपको नहीं बोला, एक डेढ़ मिनट मैंने आपको नहीं बोला, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग तो नहीं होनी चाहिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन योगी से उम्मीदें, सीएम से उम्मीदें, इसको इस तरीके से देखिए। आपकी पार्टी के तार जुड़े और चुनावों में क्या क्या बात हुई, अतीक अहमद की पृष्ठभूमि क्या है आपको अच्छे तरीके से पता है। और आपकी पार्टी के नेता कहते रहे मुस्लिम है, इसलिए छोड़ दिया जाए। मैं आपको जवाब दूं, पांडे जी आप सुन लीजिएगा, 30 सेकंड इत्मीनान से सुन लीजिएगा। मुझे ये बताइए कि उमेश पाल वाला ये जो पूरा मामला घटा, उस वक्त अतीक अहमद गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में थे। बताइए गुजरात में किसकी सरकार है? और अगर अंदर से ये नेटवर्क चल रहा है तो क्या मॉरलिटी के ग्राउंड पे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री गुजरात के रेजिग्नेशन रखेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी कि साबरमती जेल में से बैठ के कैसे नेटवर्क चला? नहीं करेंगे वो, क्योंकि दिक्कत क्या है, आप न्याय संगत बात से भी ऊपर जाके जब अपना राजनीतिक मफाद देखने लगते हैं ना, तब परेशानी होती है। मैं वही तो कह रहा हूं कि राजनीति मत करिए, करेंगे तो किसी क्यों अतीक अहमद मुस्लिम है ये देखने लगता है करण वर्मा। देखिए राकेश जी, इन लोग के अंदर तुष्टिकरण इतनी कूट कूट कर भरी हुई है। अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी थे, उन्होंने बोला कि आप परसेप्शन बना रहे, रियलिटी नहीं है। अरे ये तो रियलिटी थी ना कि अखिलेश यादव चाहते थे वलीउल्लाह खान बाइज्जत बरी कर दिए जाएं, जब उन्होंने वाराणसी ब्लास्ट केस किया था और बाद में वो कन्विक्ट हुए थे। कोर्ट ने इनको लताड़ा था, जब ये कोर्ट में पहुंच गए थे कि इन सबको जो अक्यूज्ड हैं इन सबको रिहा किया जाए। वो परसेप्शन नहीं था महाराज, वो रियलिटी थी। आप लोगों ने गुंडे और गैंगस्टर छोड़िए, आप लोग आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हैं। ये आप
की रियलिटी है। वलीउल्लाह खान है उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण, जो आज कन्विक्टेड है डेथ सेंटेंस के साथ। और इन्होंने, दानिश कुरैशी साहब बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे थे, सुंदर ज्ञान, कि भाई जुडिशियल पैरामीटर्स में सब कुछ होना चाहिए। वो तो खैर उमेश पाल जी के रिश्तेदार थे जिन्होंने ये बात इमोशंस में आकर बोली, गलत बोली, जुडिशियल पैरामीटर्स में होना चाहिए। इनके सांसद इम्तियाज जलील, उन्होंने क्या भद्दी स्टेटमेंट बोली थी, उन्होंने कहा था नुपुर शर्मा ने जो बोला है उसके लिए उसको लटका देना चाहिए। तब आपके कहां गए थे सारा ज्ञान? नहीं, इनकी पार्टी के नेता ये भी कहता है करण वर्मा 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे। वो जुडिशियल पैरामीटर था इनके लिए। एक महिला के लिए ये कहा था, तब इनकी जबान में, तब इनका दही जम गया था मुंह में। तो ये जरा ज्ञान मत दीजिए। आज ये बहुत अच्छा लग रहा है राकेश जी, ये जो डर और खौफ का माहौल है ना, ये गैंगस्टर जो हुक्मराने वक्त थे आज मजलूम हो गए। ये डराते थे जो लोगों को, आज जब ये डरे डरे मारे मारे घूम रहे हैं तो जनता खुश है। पहले जनता डरती थी, आज ये गैंगस्टर डर रहे हैं। और हर चीज योगी जी ने जो करी है नियम के अनुसार करी। जब बुलडोजर के तहत इनके अवैध स्ट्रक्चर गिरे थे तभी सब मातम मनाने आ गए थे, रोने के लिए। वो भी लॉ के तहत था। सेक्शन 27 प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूज किया था यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत, और उस स्ट्रक्चर को ढाया था। तब ये कानून की दुहाई देने आए थे। सेक्शन 83 सीआरपीसी का यूज किया था, जो अपस्कॉन्डिंग जो लोग थे उनको, उनकी स्ट्रक्चर को जब्त किया था। इसलिए थोड़ा जान करके आइए और इस तरह से इन गैंगस्टर के सामने सामने मत खड़े हो जाइए और ज्ञान मत दीजिए। पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। ठीक है भाटी जी, उमेश पाल के जो परिजन है मांग कर रहे हैं कि अतीक को फांसी की सजा होनी चाहिए, आप इस मांग से सहमत हैं, साथ हैं? ये राजनीतिक विश्लेषक भी कान खोल कर सुन लें, सुब्रत पाठक जी भी सुन लें, और आपसे भी कह रहा हूं, जो मैंने प्रश्न उठाए थे उनका जवाब आप तीनों में से किसी ने नहीं दिया है। नहीं, प्रश्न मैंने पूछा ना सर, इस प्रश्न का जवाब दीजिए ये कि उमेश पाल के जो परिजन मांग रहे हैं कि अतीक अहमद को फांसी की सजा होनी चाहिए, आप उस मांग के साथ हैं या नहीं है? आप ये कैसी डिबेट करते हो? जो कैसी डिबेट है क्या सर? जी, जो बीजेपी के पक्ष में बोलता है उसे आप भाषण नहीं, मैं आपके पास ही हूं सर। आप लगातार बोलिए ना, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूं सर, नहीं टोकूंगा। आप उस मांग के साथ हैं कि नहीं है? एक वाक्य भी पूरा नहीं करने देते हैं। नहीं, मैं कहता हूं आपको 1 मिनट की बात है, 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे रहा हूं सर। मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, प्रतिष्ठित ग्रुप है सर, सुनिए ना सर, ऐसी डिबेट होती है कि आपकी पार्टी में बहुत प्रतिष्ठित है सर, अतीक अहमद के पैरवी में बातें सुनाई देने लगती हैं सर, तो इसलिए प्लीज इस तरीके की ज्ञान की बातें नहीं। मेरा सवाल है सर, मैं आपको 1 मिनट अब से अनइंटरप्टेड देता हूं, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। उमेश पाल के परिजन अतीक के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, आप और आपकी पार्टी इस मांग के साथ है या नहीं? कानून के तहत फांसी की सजा बनती है तो फांसी की दी जानी चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। कानून पर, न्यायालय के फैसले पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं उसे आप सुनो गौर से। मैंने ये बताया था कि 5 सदस्यों की बीजेपी की सदस्यता खत्म हुई है सजा होने के बाद। और काहे में सजा हुई है? रेप, दंगा, हत्या, 420। क्या ये अपराध नहीं है? बीजेपी को आप पाक साफ कर देते हैं। सुब्रत पाठक लंबे चौड़ी भाषण बघार रहे थे कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती, बीजेपी नहीं देती। दूसरा, मैंने कहा बीजेपी के 52 मंत्रियों में से 22 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, 250 विधायकों में से 111 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा, आपके कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं? ये परसेप्शन है, जो परसेप्शन की मैंने बात की थी। अब की बार जब नंबर आया राजनीतिक विश्लेषक का तो वो जवाब देते हैं। दूसरी बात, आपने कहा योगी जी के शासन में कानून व्यवस्था हो गई है। मैं आज का अखबार मेरे हाथ में है, आज का ही अखबार है, ये लो। इनामी अपराधी को पकड़ने पुलिस आई, पुलिस की पिटाई की और उसकी पिस्टल छीन ली। ये आज की शामली की खबर है, आज के अखबार की। ये मेरे हाथ में, मैं दिखा रहा हूं। ये कानून का राज है। और सुनिए, 34 दिन हो गए हैं उमेश पाल की हत्या को, एक भी शूटर अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। 2005 में जो काम आपका है, में जो राजू पाल का मर्डर हुआ तो था, आपकी स्टाइल यही तो है। आप नहीं सुनेंगे। मैं सुब्रत पाठक से सवाल अरे सरकार के खिलाफ मत बोलो। आपका पोजीशन, अरे सरकार के खिलाफ मत बोलो। सवाल करूंगा, आप कैसे पत्रकार है, कैसे एंकर? आप चाहते हैं आपके हिसाब से सर 34 दिन में एक भी शूटर गिरफ्तार नहीं हुआ है। नेता है और क्या बोलना है सर, उसकी चिंता करिए। एक भी शूटर गिरफ्तार हुआ है क्या? आप बता दो। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नहीं सर, मैं नहीं हूं। आप भी प्रवक्ता, आप मैं नहीं हूं सर। अरे आप भी बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे भी ज्यादा। आपके ये बीजेपी के खिलाफ सुनने में तड़प जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं तड़प जाते हैं आप। बीजेपी के खिलाफ हम बोलेंगे, आप तड़प जाते हो, आपकी आत्मा दुखी हो जाती है। जो मान लीजिए सर, एक भी शूटर अरेस्ट हुआ, सवाल का जवाब मुझे 34 दिन में ये कानून का राज है। का जवाब मुझे शर्म आती है सरकार को कि नहीं? शर्म आती है, नहीं आती है, जनता देख लेगी सर। सड़क पर बम फेंके गए, सरेआम गोलियां चली, हत्या कर दी गई, और वो समाजवादी पार्टी का आदमी जिसकी हत्या हुई। पूजा पाल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उमेश पाल समाजवादी पार्टी का सुब्रत पाठक जी, एक भी शूटर गिरफ्तार हुआ? एक भी? सुनिए,
सुब्रत पाठक जी, इसका जवाब दो। भाटी जी कह रहे हैं इनकी चादर आपकी चादर से ज्यादा सफेद है। हमारी तो सफेद ही सफेद है और इनकी काली काली है। सारे क्रिमिनल, सारे अपराधी, सारे भ्रष्टाचारी जवाब प्रदेश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का यही पहचान है। बीजेपी का झंडा समझो, उसमें बैठा गुंडा को ही सारे गुंडे बीजेपी में, समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को विधायक सांसद बनाया है। तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण शब्द का अर्थ नहीं जानते होंगे आप क्या है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि तुष्टीकरण का अर्थ बता दो मुझे क्या होता है। करते हैं कि कानून के हिसाब से चला। अरे शांत रहो यार, आपको अरे आप तुष्टीकरण कह रहे हो तो इसका अर्थ बता दो नहीं क्या है। तो कुल मिलाकर आप सांसद हो, पढ़े लिखे आदमी हो, तुष्टीकरण शब्द का अर्थ बता दो क्या है। कानून की बात करते हैं, यही तो अपराधी चाहते हैं, क्योंकि कानून की खामियां उठाकर और फिर उसके बाद में आप देखो ना, कानून से इनको डर कहां है। 1 मुकदमा, 2 मुकदमा, 100 मुकदमा, 100 मुकदमा हो जाते हैं और डरता ही नहीं है कानून से। और बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सांसद रहते खुलेआम एक विधायक को दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर मार देता है और विधायक के साथ साथ उसके गनर को भी मार देता है। तो इनको कानून का डर कहां है। ये तो कानून को तो अपनी जूती समझते हैं। दूसरी बात, अभी दानिश कह रहे थे कि आतंकवादी जो आते हैं, आतंकवादियों के साथ कानून से जो होता था, तो कानूनन उनके साथ होता था तभी तो बार बार आते थे। वो पाकिस्तान से चलकर आते थे, हिंदुस्तान में घटना करते थे और हिंदुस्तान में घटना करते थे, पकड़े जाते थे, जेल में बैठाल कर बिरयानी खिलाई जाती थी। फिर सरकार बदल गई तो आपने देखो क्या हुआ। पाकिस्तान से आता है, सीमा पे पकड़ा जाता है और जेल में बैठाल कर बिरयानी नहीं खिलाई जाती बल्कि गोली खिला के पेल दिया जाता है। सुब्रत जी ये कह रहे हैं उमेश पाल के शूटर्स का है। जब तक डर नहीं होगा, उमेश पाल के शूटर्स का है। उमेश पाल के शूटर जहां भी हैं वो बहुत जल्दी पकड़ में आएंगे। 5 करोड़ ले लिए आपके मंत्री ने, आपके मंत्री ने 5 करोड़ ले लिए थे पहले ही। आपके मंत्री को 5 करोड़ मिल गए थे, ये आपने देखा, संरक्षण देने के। सीसीटीवी लगा था तो अखिलेश जी ने दिए होंगे ना। आपने हमारे खिलाफ तो सारी चीजें आपने ही देखी है। इसका पैसा तो सब अखिलेश के ही पास में है ना। ठीक, तो वो अखिलेश ने दिया होगा तो उन्होंने लिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर आप इस तरीके की बातों करने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात ये, अभी योगी जी के ऊपर, केशव जी के ऊपर मुकदमा की बात कराते हैं। अखिलेश जी के पिता मुख्यमंत्री थे ना, अखिलेश जी के ऊपर भी कन्नौज के नीरज मिश्रा हत्याकांड का मुकदमा इनके ऊपर होता। तो इसलिए ये सब चीजें आप मत कहा करिए तो अच्छा है। और तुष्टीकरण का अर्थ तो बता दो पाठक जी, इनको मैं बता देता हूँ, मैं बताना चाह रहा हूं। अंजाम तक पहुंचाया। तुष्टीकरण का अर्थ तो बता दो, तुष्टीकरण शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है सुब्रत जी, मैं आता हूँ करण वर्मा। हाँ, मैं जरा मैं इनको तुष्टीकरण शब्द का मतलब बता। अरे आपसे पूछ रहा हूँ क्या मैं, नहीं, मतलब बीजेपी के सांसद अयोग्य हैं, आप उनकी वकालत करो। मुझे बोलने देंगे राकेश जी। मैं आता हूँ मुजफ्फरनगर दंगे में जिस सरकार ने, सुब्रत जी 1 मिनट आता हूँ, सुब्रत जी 1 मिनट आता हूँ, समाजवादी पार्टी ठीक करण वर्मा, यही तुष्टीकरण किया है। जिस पार्टी ने मुजफ्फरनगर राइट्स में एफिडेविट डाल के कहा हो सिर्फ मुस्लिम पीड़ितों को रिलीफ दिया जाए, इससे ज्यादा बड़ी और झूठ बात, बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हो, किसी ने नहीं करी। बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हो, लताड़ा, कोर्ट ने इनको लताड़ा। झूठ आप तुष्टीकरण की बात मत करिए प्लीज, जाके झूठ बोल रहे हो, माफी मांगिए। आप झूठ बोल रहे हो। इन्होंने एफिडेविट डाल के, राकेश जी आप चेक कर सकते हैं इस बात को, फैक्ट चेक करिए इनको। पार्टी जी का मुखौटा उतारिए यहाँ पर जरा। इन्होंने मुजफ्फरनगर राइट्स में एफिडेविट डाल के, हलफनामा डाल के कहा है सिर्फ मुस्लिम पीड़ितों को, एक व्यक्ति को मुआवजा दिया था। इनको इतनी 62 मृतकों को मुआवजा दिया था, जो 62 लोग जिनकी मौत हुई थी। वो लताड़ लगाई और जनता ने इनको वो लताड़ लगाई कि आज तक इनको जनादेश नहीं मिला उस दिन के बाद। ठीक है पार्टी जी, करण वर्मा आपकी बात का, और मुजफ्फरनगर दंगे में सजा बीजेपी के विधायक को हुई है। आपकी बात का भाटी विक्रम सैनी को सजा हुई है। एक सवाल है लेकिन मुझे अपने रिपोर्टर के पास जाना होगा। 1 मिनट। नैनी सेंट्रल जेल के बाहर जबरदस्त तरीके से हलचल है, आशुतोष वहां पर मौजूद है। आशुतोष जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या आप देख पा रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आपसे कुछ मिनटों के बाद जो प्रयागराज के नैनी जेल, आशुतोष मैं आता हूं, 10 मिनट में नैनी जेल पहुंचने वाला है अतीक अहमद। यूपी पुलिस की स्पेशल टीम जो पहुंची हुई थी साबरमती, वहां से लेकर अगले 10 मिनट में नैनी जेल पहुंचने वाली है। आशुतोष अपनी बात पूरी करिए, फिर भाटी जी आपके पास आता हूं। किसी भी वक्त जो अतीक अहमद है वो और उसका जो भाई है अशरफ, वो यहाँ पर उसको लाया जा सकता है। जो यहाँ की तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। देखिए, अब इसी रास्ते के जरिए वो सीधे नैनी जेल में उसको अंदर दाखिल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, एक एंट्री पॉइंट हमारे ठीक पीछे है, जबकि दूसरा एंट्री पॉइंट, इस एंट्री जो पॉइंट है वो इसके आगे है। अब किस एंट्री पॉइंट से उसको अंदर दाखिल कराया जाता है ये देखना होगा। और इसके पीछे
और इस बीच में हम आपको और भी जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बैरिकेड्स कर दिया गया है ताकि जो मीडिया के पर्सन हैं वो आगे न जा पाए। आप देखिए कि यहाँ पर जो बैरिकेड्स हैं उसे लगा दिया गया है और इसके साथ ही जो अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जितना जेल के बाहर इस वक्त आप फोर्सेज दिख रहे हैं उतना ही कुछ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जेल के अंदर भी उतनी ही सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और कहा यह जा रहा है कि अब से लगभग 5 से 10 मिनट के दौरान जो अतीक अहमद है उसका जो काफिला है वो नैनी जेल के अंदर होगा। लगभग 1300 किलोमीटर की जो दूरी है वो 24 घंटे के अंदर तय करके अतीक अहमद वो आज यहाँ पर पहुंच रहा है। और लगभग 4 साल के बाद, बड़ी बात यह है कि 4 साल के बाद एक बार फिर से वो प्रयागराज की धरती ठीक है आशुतोष, मैं आता हूं। मनीष यादव हमारे सहयोगी उस काफिले के साथ मौजूद हैं जो यूपी पुलिस का काफिला लेकर चल रहा है अतीक अहमद को। मनीष, कितनी देर में, कितनी दूर है आप नैनी जेल से, बता दीजिए। देखिए राकेश, 5 मिनट की दूरी यहां से नैनी जेल की है। 5 मिनट बाद अतीक अहमद नैनी जेल तक पहुंच जाएगा जहां पर उसे शिफ्ट किया जाएगा। एक चीज राकेश मैं देख रहा था, प्रयागराज में जैसे ही अतीक अहमद को लेकर पुलिस टीम दाखिल हुई, सड़कों पर लोग हैं जो हाथों में मोबाइल लेकर वीडियो बना रहे हैं। ये वो लोग थे जिनके अंदर खौफ था, लेकिन आज उस माफिया को भीगी बिल्ली बनते हुए एक वैन में बैठे हुए जाते हुए देख रहे हैं। तो एक नजीर भी पेश की है योगी सरकार ने और वही सड़कों पर दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में जो आतंक का एक आइकॉन बन गया था अतीक अहमद, अब उसकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई है। एक चैलेंज करने की कोशिश यूपी सरकार को उमेश पाल हत्याकांड के जरिए की थी, लेकिन अब फैसले की बारी है। अब गुनाहों का हिसाब किताब होगा और कल उसकी शुरुआत होने जा रही है। ये पहली मर्तबा है राकेश जब किसी मामले में अतीक के खिलाफ फैसला आना है, तो अब एक शुरुआत हुई है और तमाम ऐसे मुकदमे अतीक के खिलाफ लंबित हैं जिनमें एक एक करके जल्दी फिर फैसले की कार्रवाई शुरू होगी। साथ ही गवाहों में जो भय का माहौल बना रखा था वो दूर हो पाएगा। तो वही प्रयागराज की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और देखिए जेल पहुंच गया है अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पुलिस की टीम। और देखिए बहुत लगभग 3 से 4 मिनट की दूरी पर ये काफिला है और बहुत निश्चित तौर पर मनीष जो आप जानकारी दे रहे हैं उसको मैं समराइज कर देता हूं। उसका जो काफिला है वो यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं जिस पल का इंतजार था हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो काफिला है वो नैनी जेल के परिसर के अंदर मौजूद है और अब से कुछ देर बाद इसको बाकायदे जेल परिसर के अंदर दाखिल कराया जाएगा। सबसे पहले उसका मेडिकल कराया जाएगा और फिर उसके बाद हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हम कैमरा पर्सन अतीक से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं। संभवतः शायद इसी गाड़ी में अतीक अहमद है कि देखिए 2 जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। हम वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि अतीक अहमद देखिए गाड़ी तो सीधे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगा हुआ है। सबसे बड़ी खबर जो जानकारी आशुतोष दे रहे हैं जो कि नैनी सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद है की जो गाड़ी है वो सीधे जेल परिसर के अंदर दाखिल हो रही है और फिलहाल जो मीडिया टीम को यहाँ पर रोक दिया गया है। और तस्वीरें भी हम आपको दूसरे तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। अतीक अहमद यहाँ पर पहुंच चुका है, माफिया डॉन अतीक अहमद, और लगभग 4 साल के बाद वो यहाँ पहुंचा है जहाँ पर उमेश पाल अपहरण कांड में उसकी कल पेशी होगी। कल 11 बजे उसे MP MLA को बुलाया जाएगा। तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर जो उसका वैन है वो गेट के ठीक सामने मौजूद है और वहाँ आ जाएगा और जाएगा और महिला बैरक। ठीक है आशुतोष, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। संभवतः इस काफिले के साथ जैमर्स होंगे जिसकी वजह से अब नेटवर्क की समस्या है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि आशुतोष और मनीष यादव ने दी है, मनीष यादव लगातार इस काफिले के साथ थे। जो यूपी पुलिस का काफिला जो अतीक अहमद को लेकर अब नैनी सेंट्रल जेल के अंदर पहुंच चुकी है, परिसर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। लंबे समय बाद 4-5 साल बाद वापसी हुई है अतीक अहमद की, लेकिन इस दौरान काफी कुछ बदल चुका है। वो प्रयागराज जहां पर तूती बोला करती थी अतीक
अहमद की 17 साल की उम्र से आपराधिक रिकॉर्ड है। अतीक अहमद का 44 साल पहले उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अभी तक अतीक पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं। हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी के मामलों में केस दर्ज है। सबसे पहले उसका नाम 1989 में चांद बाबा की हत्या में आया था। 2002 में नसन की हत्या का आरोप, 2004 में बीजेपी नेता अशरफ की हत्या का आरोप, 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप। उसका बेटा उमर हिस्ट्री शीटर है। उसका छोटा बेटा अली इसी नैनी जेल में बंद है, जहां पर अब अतीक को लेकर यूपी पुलिस की टीम पहुंची हुई है। 2006 का यह पूरा मामला, और आपको बता दें कि 100 से ज्यादा आपराधिक मामले। लेकिन इन सब के बावजूद इतने लंबे सालों में पहला ऐसा मामला उमेश पाल किडनैपिंग का, जिसमें अब फैसला आने वाला है, जिसमें कन्विक्शन होने वाला है। 28 तारीख यानी कल के दिन स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाने वाली है अतीक अहमद के खिलाफ उमेश पाल किडनैपिंग केस में। 2006 में किडनैपिंग का यह पूरा मामला, जिसमें अतीक अहमद का नाम आता है। 2007 में उमेश पाल केस दर्ज करवाता है कि जबरन उसे किडनैप किया गया, जबरन उससे हलफनामा लिया गया। इस पूरे मामले में रंगदारी से जुड़ा यह पूरा मामला 364 के तहत केस दर्ज, जिसमें आजीवन कारावास या फांसी की सजा का भी प्रावधान है। और यही वजह है कि अतीक अहमद यह चाहता था कि उमेश पाल गवाही ना दे, यह केस कमजोर हो जाए, क्योंकि उसे लगता था कि अगर इस केस में कन्विक्शन ठीक से होता है, अगर उमेश पाल के पक्ष में दलीलें जाती हैं, केस उसके खिलाफ जाता है, तो हो सकता है कि उसे फांसी की सजा भी हो जाए। इस वजह से लगातार अतीक अहमद का दबाव था उमेश पाल पर। उमेश पाल की कुछ दिनों बाद हत्या हो जाती है, और अब इस पूरे मामले में फैसला आने वाला है कल स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से। दो तस्वीरें आपके सामने है, नैनी सेंट्रल जेल की तस्वीर, और पहली जो तस्वीर है वो काफिला देखिए, जो यूपी पुलिस का काफिला लेकर पहुंचा है नैनी सेंट्रल जेल में। दो तस्वीरें आपके सामने नैनी जेल के बाहर से ये तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर नैनी जेल के अंदर से। ये सीधी तस्वीरें हैं जब यूपी पुलिस की टीम अंदर दाखिल हो चुकी है, और बेहद खुफिया तरीके से, सीक्रेट तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्योंकि 23 तारीख को यह आदेश आता है कि अतीक अहमद को अशरफ को कोर्ट में पेश किया जाए। बरेली जेल में बंद था अशरफ, अतीक अहमद का भाई, उसे भी लेकर यूपी पुलिस पहुंची है प्रयागराज। कल इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनीष, क्या अपडेट आप बताइए, जानकारी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं मेहमानों के पास। देखिए, अभी अतीक अहमद को ले जाकर अंदर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। पहले मेडिकल कराया जाएगा, चूंकि एक प्रॉपर व्यवस्था होती है। जब अतीक को लाया गया था साबरमती जेल से, उससे पहले मेडिकल कराया गया था, मेडिकल फिट है कि नहीं। तो लंबा सफर रहा, 1300 किलोमीटर का सफर, लगभग 24 घंटे बीत गए सफर को तय करने में। बीच में एक दो जगह रेस्ट लिया, और अब यहां पहुंचे हैं, तो ऐसे में अतीक का मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद फिर उसे तन्हाई बैरिक आवंटित की जाएगी। एक दिन उसे रखा जाएगा, और कल संभावना इस बात की उसे तन्हाई बैरिक आवंटित की जाएगी। हाई सिक्योरिटी बैरिक है ये, सीसीटीवी सर्विलांस की निगरानी में अतीक की हर एक्टिविटी होगी। कल तकरीबन 11 बजे राकेश उमेश पाल अपहरण कांड मामले में सुनवाई होनी है। उस वक्त अतीक अहमद को जेल से ले जाकर कोर्ट पहुंचाया जाएगा, सेशन कोर्ट में उसकी पेशी होगी। अशरफ को भी थोड़ी देर में जो उम्मीद है कि लगभग 2 से 3 घंटे में अशरफ भी यहां पर पहुंच जाएगा। दोनों की बैरक अलग अलग रखी गई है। अतीक अहमद के बेटे की बैरक भी बदल दी गई है। तो पूरी ये तैयारी की गई है ताकि आपस में कहीं कोई कनेक्शन न रहने पाए, कोई बातचीत की कोई संभावना न रहे, उसका खास ख्याल रखा गया है। तो शातिर अपराधी है अतीक अहमद, तो उसको ध्यान में रखते हुए देखिए सामने वो वैन नजर आएगी, जिस वैन से अतीक अहमद को उतारा जा रहा है। देखिए पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे, राकेश, जैसे आप देख सकते हैं उस वैन से अतीक अहमद को उतारने की तैयारी चल रही है, और यहां से सीधे मेडिकल कराकर उसे फिर आगे जेल में शिफ्ट किया जाएगा। लंबा सफर तय किया है, कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को लेकर यहां पर लाया गया है। जब प्रयागराज की सड़कों पर अतीक अहमद को लेकर पुलिस टीम निकल रही थी, तो बड़ी संख्या में लोग जमा थे। एक दहशत की जो शुरुआत हुई थी 80 के दशक में अतीक अहमद के द्वारा, अब देखिए वो खात्मे की ओर है। एक एक करके उसके गुनाहों का हिसाब किताब होगा, सजा मिलेगी। और पहला मामला है जब कोर्ट उसमें फैसला सुना रही है, सेशन कोर्ट उसमें फैसला सुना रही है। अपहरण कांड का मामला है, दोनों भाई आरोपी थे, राकेश, अतीक अहमद और अशरफ, दोनों इस मामले में आरोपी थे। और दोनों को व्यक्तिगत जब वो कोर्ट में मौजूद रहेंगे, कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, और उसके बाद तय होगा अगर दोनों को सजा मिलती है तो उन्हें किस जेल में रखा जाएगा, कोर्ट का क्या आदेश होता है, क्या उन्हें वापस ठीक है मनीष, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। कल तो अतीक अहमद को अशरफ को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जहां पर उमेश पाल किडनैपिंग केस में फैसला आएगा। लेकिन आशुतोष, ये लंबा सफर रहा, 4 राज्य, 1300 किलोमीटर, 7 बार यह काफिला रुकता है। एक बार यह भी तस्वीर देखने को मिलती है कि एक जानवर पुलिस वैन के आगे आ जाता है, टकरा जाता है।
तब कई सारे कयास लगने लगे थे, लेकिन आखिरकार अब अतीक अहमद नैनी जेल के अंदर। बिल्कुल 4 साल के बाद प्रयागराज की धरती पर उसने एक बार फिर से कदम रखा है। इसके पहले जून 2019 में उसे एक मामले में साबरमती जेल में भेजा गया था और उसके बाद लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी होती थी। लेकिन 4 साल बाद एक बार फिर से उसने प्रयागराज की धरती पे कदम रखा है और इसी नैनी जेल में जहां से उसने एक तरीके से जहां से गया था साबरमती जेल, एक बार फिर से उसी नैनी जेल में उसको लाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो रात होगी अतीक अहमद के साथ साथ उसका भाई अशरफ भी होगा और उसका जो दूसरा बेटा मोहम्मद अली वो भी इस दौरान जेल में मौजूद रहेगा। और यही नहीं, इसके साथ ही अतीक अहमद की जो बहुत सारी गुर्गे हैं वो भी इस वक्त नैनी जेल में बंद है। तो निश्चित तौर पे बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए और शायद यही कारण है कि प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए। जितनी फोर्सेज आप देख रहे हैं इस वक्त जेल के बाहर, उतनी जो सिक्योरिटी है वो जेल के अंदर भी की गई है। आपको बता दें कि जो अतीक अहमद है उसको पुराना महिला बैरक में रखा जाएगा और इस बैरक में खासतौर से जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो न सिर्फ लखनऊ में हो रही है बल्कि प्रयागराज में भी की जा रही है। और जो डीजीपी जेल है उन्होंने देर रात भी यहाँ पर एक तरीके से सघन तलाशी ली थी और उसके बाद दोपहर में भी वो यहाँ पर पहुंचे थे और तलाशी ली गई थी। और इसके बाद जो सारे इंतजामों के पूर्ण होने के बाद ही अब यहाँ पर उसको दाखिल कराया गया है। सबसे पहले अतीक अहमद का यहाँ पर मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद उसे जेल में उसको बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही जो अशरफ का बैरक बताया जा रहा है, जिस बैरक में अतीक अहमद रखा गया उसके 2 बैरक बाद अशरफ का बैरक है और उसके साथ ही जो हाई सिक्योरिटी बैरक में जहां पर मोहम्मद अली को शिफ्ट रखा गया था वहां से उसको हटाकर दूसरे बैरक में कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे जो चुनौतियां हैं वो बड़ी हैं। खासतौर से कुछ इसी तरह की जो चुनौती होगी वो प्रयागराज कोर्ट में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कल दोपहर सुबह जेल की ये तस्वीरें, इंदिरा द्वार, ये गेट आपको दिखाई दे रहा है नैनी जेल का और वहां पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। थोड़ी देर बाद मेडिकल, कल अतीक अहमद को पेश किया जाना है। लेकिन ठीक कल भी यही वक्त था जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकाला गया था। मनीष, कल भी यही वक्त था जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकाला गया था। कहा यह जा रहा था कि 36 घंटे का यह पूरा सफर होगा, लेकिन देखिए करीब ठीक 24 घंटे। पहला पड़ाव होता है उदयपुर में, तीसरा पड़ाव होता है मेनाल में, दूसरा पड़ाव होता है चित्तौड़गढ़ में, चौथा पड़ाव कोटा, 5वां पड़ाव सुबह 7:15 बजे के आसपास शिवपुरी में, 7वां पड़ाव जालौन, 6ठा पड़ाव झांसी और अब ये देखिए प्रयागराज नैनी जेल। यूपी पुलिस की टीम पहुंच चुकी है बेहद तीव्र गति से, प्रोफेशनल तरीके से, पूरे फुल प्रूफ प्लान से। मनीष यादव। देखिए बिल्कुल राकेश, पूरी रणनीति बनाकर कैसे अतीक अहमद को ले जाया जाना है, किस किस रूट पहले डिसाइड कर लिया गया था। टीम जब पहुंची थी साबरमती जेल उससे पहले रूट डिसाइड हो चुका था, जिसमें जेल प्रशासन के अफसर और गृह विभाग की अफसरों की साझेदारी थी। उनसे मंथन करने के बाद ही रूट को डिसाइड किया गया था कहां टीम रुकेगी, क्योंकि लंबा सफर था। 1300 किलोमीटर का सफर बहुत लंबा होता है। 24 घंटे लग गए यहां तक पहुंचने में। जो परिवार के मन में शंकाएं थी, जो अतीक अहमद साबरमती जेल से निकलते वक्त जो बात कह रहा था, वो सारी दरी की दरी रह गई। अतीक अहमद को सुरक्षित यहां पर लाया गया है। हालांकि एक दुर्घटना जरूर हुई, आवारा पशु अतीक अहमद की जो वाहन था उससे टकरा गया। हालांकि गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई, चालक उतरा, लेकिन चीजों को भांपकर फिर जो है काफिला चल निकला। तो वो दुर्घटना जरूर हुई जो अनायास हुई, अचानक हुई, लेकिन बाकी सुरक्षित तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच। और ऐसे समय में जब अतीक के कुछ लोग भी उस काफिले का हिस्सा थे, जो इस काफिले पर निगरानी बनाए हुए थे, मन में डर था कि कहीं कोई अनहोनी घटना न घट जाए। जो यूपी पुलिस में अक्सर देख मिलता है कि इनकाउंटर बहुत होते हैं, तो वो डर जो गुर्गों के मन में था, जिसको ध्यान में रखते हुए कई गाड़ियां ऐसे शहरों से आई थी जिनका काफिले से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो लगातार साथ चल रही थी। तो पुलिस सूत्रों का भी कहना है कि वो अतीक से जुड़े लोग हो सकते हैं जो निगरानी रख रहे थे। इन सब के बीच अतीक अहमद को सुरक्षित नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया है। वाहन से मनीष, आपने ठीक कहा, लोगों की नजर नहीं थी। अतीक की बहन काफी दूर से इस काफिले के साथ थी। अतीक की बहन ने यह भी कहा कि मेरे भाई का एनकाउंटर हो सकता है, तो यह डर तो रहा है।
देखिए बिल्कुल डर रहा है, वो डर अतीक अहमद की आंखों में देखा जा सकता है। जब दुर्घटना हुई तो जो साथ में पुलिसकर्मी बैठे हुए थे अतीक अहमद के, उन्होंने बताया कि अतीक अहमद का चेहरा सूख गया था, होंठ कपकपाने लगे थे, तो डर था मन में। जो आयशा अतीक अहमद की बहनें हैं, अपनी दोनों बेटियों और वकीलों की टीम के साथ इस काफिले को मैं आता हूं मनीष, आपके पास दो तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हैं। 24 घंटे में कैसे परिस्थितियां अतीक अहमद के लिए बदल गई। जिस यूपी से डरता था अतीक अहमद, जिस यूपी की जेल में उसे ना पहुंचाया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक उसके वकील पहुंच गए। कल ठीक यही वक्त थे जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकाला गया था। एक बेहद सीक्रेट तरीके से एसटीएफ की टीम बनाई जाती है। एक टीम को निकाला जाता है प्रयागराज से, पुलिस हेडक्वार्टर से निकाला जाता है कि आप लोगों को अहमदाबाद जाना है। वहां पर पहले से पुलिस के अधिकारी मौजूद थे प्रोडक्शन वारंट लेकर। बिल्कुल यहां की टीम को अंदाजा नहीं था कि किस तरीके से, किस ऑपरेशन के तहत उन्हें भेजा जा रहा है। पहली तस्वीर कल की है जब साबरमती जेल के बाहर अतीक अहमद नजर आया था, जब उसे यूपी एसटीएफ की टीम लेकर निकली थी, उससे बाहर में बिठाया गया। और उसके बाद दूसरी तस्वीर आज उत्तर प्रदेश की नैनी जेल में पहुंच चुका है, अंदर है आशुतोष। 24 घंटे के अंदर परिस्थितियां बदल गई। जिस यूपी से बचना चाहता था अतीक अहमद, उसी यूपी की नैनी जेल में अंदर। बिल्कुल, देखिए न सिर्फ परिस्थितियां बल्कि बदली है, बल्कि जो माफिया का सुर था वो भी बदल गया है। आपको याद होगा कि जब वो 24 घंटे पहले साबरमती जेल से यूपी के लिए निकला था, तो उस दौरान उसने कहा था कि कोर्ट के कंधे पे रखकर ये लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो माफिया यूपी की धरती पे कदम रखता है, वो ये कहता है कि कौन डरा हुआ है, अपने स्टाइल में कहता है कि कौन डरा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये अतीक अहमद का यहाँ पर लंबे समय से एक तरीके से रुतबा रहा है, किस तरीके से वो दबंगई करता रहा है। और जब वो यूपी की धरती पे कदम रखता है तो उसके सुर एक बार फिर से बदल जाते हैं। और उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि जिस तरीके से उसके काफिले के साथ जो मीडिया की टीम चल रही थी, उसके जो गुर्गे चल रहे थे, उसके जो परिवार के लोग चल रहे थे, उससे उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अब मैं सुरक्षित हूँ। और जैसे ही उसके अंदर सुरक्षा का ये भाव आया, उसका सुर जो था वो भी बदल गया। हालांकि अभी देखिए, अभी ये लंबा प्रोसेस चलना है क्योंकि कल उमेश पाल के अपहरण के मामले में कल उसको सजा सुनाई जानी है। इसके साथ ही उमेश पाल के जो मर्डर केस है, उसमें भी पुलिस ने उसकी रिमांड के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और माना यह जा रहा है कि कल सुनवाई होगी और उस सुनवाई के बाद जो कोर्ट की जो रिमांड है वो उसको ग्रांट की जा सकती है। तो ऐसे में जो अतीक अहमद है वो कहीं ना कहीं अगले कुछ दिनों तक वो प्रयागराज में ही रहेगा। और इसके साथ ही जो ईडी की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है, तो अतीक अहमद की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होने वाली। अतीक अहमद के सुर भले ही बदल गए हैं, उसको लगता है कि मीडिया की आड़ लेकर वो बच जाएगा, लेकिन वो बचने वाला नहीं है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से उमेश पाल ने इस अपने अपहरण कांड को लेकर जो गवाही दी थी, उसमें उसकी सजा होना तय है। और ये सजा 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की हो सकती है। और यही कारण है कि जो उसके परिजन हैं, जो उसके समर्थक हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि अतीक अहमद निर्दोष है। हालांकि अब कल कोर्ट ये तय करेगा कि क्या वो निर्दोष है या नहीं है। देखिए, अतीक अहमद का लंबे समय से यहाँ पर आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 1989 से लेकर 2017 तक लगातार बदस्तूर वो जो दबंगई है वो उसकी जारी रही। और इस मामले में और कहीं ना कहीं इस पूरे सफर के दौरान जब उमेश पाल एक राह में रोड़ा बन रहे थे, तो उनको उसने मरवा डाला। न सिर्फ गोलियों से मरवाया, बल्कि उनके ऊपर बम भी चलवाए और एक बार फिर से अपनी दबंगई जाहिर करने की कोशिश की। लेकिन वो ये शायद भूल गया था कि अब उत्तर प्रदेश की जो फिजा है वो बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वो योगी आदित्यनाथ जिनके नाम से ही अपराधी थर-थर कांपते हैं। बावजूद इसके अगर अतीक अहमद ने दुस्साहस दिखाया है तो उसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। एनकाउंटर यकीनन नहीं हुआ, लेकिन माना यह जा रहा है कि कानूनी तौर पे उसे सजा दिलाई जाएगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल तैयार है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार है, लेकिन मनीष, भले सुर बदल गए हों, अतीक अहमद बिल्कुल ठीक आशुतोष ने विश्लेषण किया कि कल जब साबरमती जेल से निकाला गया था तो उसे डर लग रहा था कि वो प्रयागराज पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए उसने ये कहा था कि कोर्ट के कंधे पर हाथ रखकर उसका इस्तेमाल कर मुझे मारने की साजिश हो रही है। लेकिन जब उसे लगा कि अब तो प्रयागराज पहुंचने वाला है, उसने कह दिया काहे का डर। लेकिन यह तय है कि वो डर तो रहा है, क्योंकि योगी राज में तस्वीरें बदल चुकी हैं। पहले हत्या, किडनैपिंग, रंगदारी उसका पेशा, 5 बार विधायक बनता है, सांसद बनता है। प्रयागराज के आसपास जिस नैनी जेल के अंदर है उसकी तूती बोलती थी। लेकिन योगी राज में काली कमाई से जो बने मकान थे, गेस्ट हाउस, लॉज थे, 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो मिट्टी में मिल चुकी है। साबरमती जेल से नैनी जेल पहुंच चुका है।
बावजूद इसके कि गुजरात से बाहर ना भेजा जाए, इस बात की अर्जी लगाता रहा। आप दोनों हमारे साथ बने रहेंगे, आपके पास हम लौट कर आते हैं इसी बड़ी खबर के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।